हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो नया साल में हम लोग मिल रहे हैं बच्चे। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल। तो चलो बच्चे, आज हम लोग स्टडी करते हैं एबनॉर्मल मोलर मास और भान टॉप फैक्टर के बारे में। जैसा मैं आपको पिछले लेक्चर में ही बता चुका था कि अब लास्ट टॉपिक जो है उसका नाम है एबनॉर्मल मोलर मास और भान टॉप फैक्टर। ठीक है बच्चे, तो हम लोग आज स्टडी करेंगे किसके बारे में, एबनॉर्मल मोलर मास और भान टॉप फैक्टर के बारे में। चलो ठीक है, देखते हैं एबनॉर्मल मोलर मास के बारे में। देखो आज का जो टॉपिक है बच्चे वो है क्या, एबनॉर्मल मोलर मास। एबनॉर्मल, देखो आज का जो टॉपिक है उस टॉपिक का नाम क्या है, एबनॉर्मल मोलर मास। एबनॉर्मल मोलर मास या एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास भी बच्चे बोला जाता है, या इसको हम लोग एबनॉर्मल मोलर मास भी बोलते हैं, क्योंकि मॉलिक्यूलर मास और मोलर मास एक ही होता है। या बहुत सारे बुक इसको एबनॉर्मल मोलर मास, एबनॉर्मल मोलर मास, देखो बच्चे एक ही है, एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास या एबनॉर्मल मोलर मास। देखो एबनॉर्मल मोलर मास कहता है कि जब डिसोसिएशन और एसोसिएशन किसी भी सॉलिड पार्टिकल्स का होगा तो एक्सपेक्टेड और एक्चुअल मास में चेंज हो जाता है। जो मास, मॉलिक्यूलर मास या तो इंक्रीज करेगा या तो डिक्रीज करेगा। जो एक्चुअल मॉलिक्यूलर मास होगा और उसके बाद जब डिसोसिएशन और एसोसिएशन होगा तो एक्सपेक्टेड मोलर मास जो है या तो कम हो जाएगा या तो ज़्यादा हो जाएगा। ये जो डिक्रीज करेगा और इंक्रीज करेगा, इसी मोलर मास को एबनॉर्मल मोलर मास बच्चे बोला जाता है। मतलब ड्यूरिंग डिसोसिएशन और एसोसिएशन मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स इज चेंज, या तो घट जाएगा या तो बढ़ जाएगा। उसी मास को हम लोग क्या बोलेंगे बच्चे, एबनॉर्मल मोलर मास बोलेंगे। एबनॉर्मल मोलर मास कहा जाता है कि मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स या तो घटेगा या तो बढ़ेगा, एक्सपेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। तो हम लोग इसको कह सकते हैं एबनॉर्मल मोलर मास में कि जो एक्चुअल मास होगा और जो हम लोग एक्सपेक्ट करेंगे मास, वो या तो घट जाएगा या तो बढ़ जाएगा। उसी को हम लोग एबनॉर्मल मोलर मास बोलेंगे। एबनॉर्मल मोलर मास जनरली कैलकुलेट करते हैं हम लोग या तो डिसोसिएशन से या तो एसोसिएशन से। चलो लेक्चर तो बहुत सारा बात है, हम लोग कुछ थ्योरी पढ़ लेते हैं, फिर हम लोग फिर डिस्कस करेंगे। चलो ठीक है, देखो एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास और एबनॉर्मल मोलर मास आज का टॉपिक है। देखो कहता है कि मोलर मास that are lower or higher than expected value when calculated using generally colligative property, generally using colligative property is known as abnormal molar mass। ठीक है बच्चे, तो हम लोग कह सकते हैं कि एबनॉर्मल मोलर मास जो होता है ना, जो हम लोग एक्सपेक्ट करेंगे और जो एक्चुअल होगा दोनों में चेंज हो जाएगा। तो जो चेंज होगा या तो वो घट जाएगा या तो बढ़ जाएगा, उस मास को हम लोग क्या बोलेंगे बच्चा, एबनॉर्मल मोलर मास। उसको पागल मोलर मास भी बोला जाता है, क्योंकि एबनॉर्मल है। एबनॉर्मल मीन्स क्या होता है, पागल। ये एबनॉर्मल मोलर मास कब मिलेगा, या तो डिसोसिएट करके मिलेगा या तो एसोसिएट करके मिलेगा। अब एबनॉर्मल मोलर मास का मतलब हुआ कि मोलर मास या तो घटेगा या तो बढ़ेगा, जितना हम लोग एक्सपेक्ट करेंगे उससे।
तो जो एक्सपेक्ट करेंगे उसे या तो कम हो जाएगा या तो उससे ज़्यादा हो जाएगा। इस मास को बच्चे हम लोग क्या बोलेंगे, एबनॉर्मल मोलर मास बोलेंगे। और देखो एबनॉर्मल मोलर मास का जो वैल्यू होता है वो जनरली डिपेंड्स करता है टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स इन ए सॉल्वेंट और ए सॉल्यूशन। और कहता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स का होता है और रेसिप्रोकल ऑफ मॉलिकुलर मास का होता है। चलो देखते हैं हम लोग इसको। तो कहता है कि एबनॉर्मल मोलर मास मोलर मास डिपेंड्स अपॉन total number of depends upon total number of moles of particles after total number of moles of particles after dissociation or association of solute molecules in a solvent or a solution, या तो सॉल्वेंट या तो सॉल्यूशन में होगा। इसका मतलब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का वैल्यू किस चीज़ पर डिपेंड करेगा, टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स पर डिपेंड करेगा। तो हम लोग इसके बच्चे कह सकते हैं कि कह सकता हूँ इसको कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो होता है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स का, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स का। और हम लोग कह सकते हैं इसको कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी रेसिप्रोकल ऑफ मॉलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स का बच्चे हम लोग कह सकते हैं। इसका मतलब जब नंबर ऑफ मोल बढ़ेगा तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ेगा, और जब मोलर मास बढ़ेगा बच्चा तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी घटेगा। दिमाग में सेट कर लो, यदि नंबर ऑफ मोल बढ़ा तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का भी वैल्यू बढ़ेगा, यदि मॉलिकुलर मास बढ़ा तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी घटा। इसको आप लोग दिमाग में सेट कर लो। नंबर ऑफ मोल जो बढ़ेगा तो डिसोसिएशन में नंबर ऑफ मोल बढ़ता है तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का वैल्यू क्या होगा, बढ़ेगा। लेकिन उसमें मोलर मास घट जाता है, इसका मतलब ऑब्जर्व मोलर मास क्या होगा, डिसोसिएशन केस में घट जाएगा। क्योंकि काउज ऑफ एबनॉर्मल मोलर मास दो रीजन से होता है, या तो डिसोसिएशन से होगा या तो एसोसिएशन से होगा। बच्चे इसको राइट डाउन कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे चलते हैं। चलो ठीक है बच्चे, इसको हम लोग इरेज करते हैं। ठीक है बच्चे, अब देखो एबनॉर्मल मोलर मास जो होता है, काउज ऑफ एबनॉर्मल मोलर मास जो है, फर्स्ट इसका काउज है कि डिसोसिएशन ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स और दूसरा है एसोसिएशन ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स। डिसोसिएशन और एसोसिएशन से क्या होता है, एबनॉर्मल मास हमको मिलता है। ठीक है, एबनॉर्मल मोलर मास जो हमको ऑब्टेंड होगा विद द हेल्प ऑफ डिसोसिएशन और एसोसिएशन से। काउज ऑफ एबनॉर्मल मोलर मास, देखो काउज ऑफ एबनॉर्मल मोलर मास, काउज ऑफ एबनॉर्मल मोलर मास। बच्चे देखिए, काउज ऑफ एबनॉर्मल मोलर मास का जो काउज है, फर्स्ट नंबर में देखो डिसोसिएशन ऑफ
डिसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स, डिसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स का। सेकेंड नंबर में देखो बच्चे एसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स, एसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। इसका मतलब हमको जो एबनॉर्मल मोलर मास मिलेगा वो दो रीजन से मिलेगा, या तो डिसोसिएशन से मिलेगा या तो एसोसिएशन से मिलेगा। डिसोसिएशन यदि होगा तो नंबर ऑफ मोल जो है वो प्रोडक्ट साइड में हमको इंक्रीज हो जाएगा। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नंबर ऑफ मोल पर डिपेंड करता है, क्योंकि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल होता है। तो डिसोसिएशन में क्या होता है, नंबर ऑफ मोल इंक्रीज करेगा सॉल्यूशन में, नंबर ऑफ मोल जब इंक्रीज करेगा तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी इंक्रीज करेगा। लेकिन मोलर मास क्या होता है, जब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इंक्रीज करेगा, ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, तो मोलर मास क्या होता है, रेसिप्रोकल मोलर मास घट जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। ऑब्जर्व मोलर मास बच्चे क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। चलो हम लोग देखते हैं इसको। अब देखो फर्स्ट नंबर में जो है डिसोसिएशन, डिसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल, डिसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल, डिसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स को हम लोग देखते हैं। देखो हम लोग जानते हैं कि जो भी आयनिक कंपाउंड होगा उसको यदि हम लोग एक्वस मीडियम में डिजॉल्व करेंगे बच्चे, तो कैटायन और एनायन के फॉर्म में वो ब्रेक कर जाता है। आयनिक कंपाउंड व्हेन डिजॉल्व इन एक्वस मीडियम या वाटर में उसको डिजॉल्व करेंगे तो क्या करेगा, वो डिसोसिएट हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, आयोनाइज करके कैटायन और एनायन का फॉर्मेशन करता है। तो डिसोसिएशन में क्या होता है कि जब कैटायन और एनायन के फॉर्म में बनेगा तो मोलर मास जो होगा, एक्चुअल मोलर मास जो होगा और एक्सपेक्टेड मोलर मास अलग हो जाएगा। चलो हम लोग देखते हैं। इन केस ऑफ आयनिक कंपाउंड, इन केस ऑफ आयनिक कंपाउंड when dissolve in aqueous medium, मतलब वाटर, when dissolve in aqueous medium, it can be dissociate or ionized, ionized to form कैटायन और क्या बनेगा बच्चे, एनायन, टू फॉर्म कैटायन और एनायन। अब चलो हम लोग NaCl को लेते हैं। NaCl जब हम इसको एक्वस मीडियम में डिजॉल्व करेंगे बच्चे तो क्या होगा, डिसोसिएट करेगा, डिसोसिएशन होगा, 100% डिसोसिएशन होगा। तो क्या हो जाएगा, ये Na प्लस अब प्लस Cl माइनस में डिसोसिएट कर जाएगा। अब देखो इधर कितना मोल था, 1 मोल, और इधर कितना मिला, 2 मोल। तो जब मोल बढ़ रहा है तो इसका मतलब क्या होगा, ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बच्चा इंक्रीज कर गया। और हम लोग जानते हैं जब ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ता है तो मोलर मास क्या होता है, घटता है। अब देखो यहाँ पर नॉर्मल मोलर मास जो होगा, नॉर्मल मोलर मास कितना होगा, सोडियम का 23 प्लस 35.5, ये तो कितना हो जाएगा 0.5, 5 प्लस 3 8, 58.5 होगा बच्चे, होगा ना। सोडियम क्लोराइड का मोलर मास कितना होगा, 58.5। तो चलो 58.5 होगा एक्चुअल में, या 58 भी ले सकते हैं। और इसका देखो एबनॉर्मल मोलर मास कितना हो जाएगा बच्चा, एबनॉर्मल मोलर मास कितना हो जाएगा, एबनॉर्मल मोलर मास बराबर हो जाएगा 58.5 डिवाइडेड बाई 2, ये हो जाएगा 229 पॉइंट समथिंग के आसपास होगा, इतना ग्राम हमको मिलेगा। अब देखो नॉर्मल मोलर मास कितना है 58.5 ग्राम और एबनॉर्मल मोलर मास कितना है 29.2 ग्राम। इसका मतलब नॉर्मल मोलर मास से क्या हो गया, एबनॉर्मल मोलर मास यहाँ पर क्या हो गया, डिक्रीज कर गया। तो हम लोग इस केस में बच्चे देखो लिख सकते हैं
क्योंकि हम लोग जानते हैं कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, देखो फिर शॉर्ट में लिख दो, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या बताया था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स का होता है, और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो होता है रेसिप्रोकल ऑफ मॉलिक्यूलर मास का होता है, m का होता है। तो यहाँ पर देखो बच्चे क्या हो गया, ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है, ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है, ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज इंक्रीज कर जाएगा। ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होगा बच्चे, इंक्रीज कर जाएगा। और ऑब्जर्व्ड मोलर मास इज डिक्रीज कर जाएगा। इसको ध्यान में रखना है। ऑब्जर्व्ड मोलर मास क्या हो जाएगा बच्चा, डिक्रीज कर जाएगा। शायद हमको लगता है आपको समझ में आ गया होगा कि डिसोसिएशन करेगा तो ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ेगा क्योंकि नंबर ऑफ मोल इंक्रीज किया, लेकिन ऑब्जर्व्ड मोलर मास क्या हो जाएगा, घट जाएगा बच्चे। नॉर्मल मोलर मास कितना आया 58.5 और नॉर्मल मोलर मास कितना आया 29.2 ग्राम आया। ठीक है बच्चा, इसको राइट डाउन करो। चलो अब हम लोग एसोसिएशन के बारे में देखते हैं बच्चे। इसको राइट डाउन करो या स्क्रीनशॉट ले लो। चलो, डिसोसिएशन ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स के बाद अब हम लोग एबनॉर्मल एसोसिएशन ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स को देखते हैं, क्योंकि एबनॉर्मल मोलर मास हम लोगों को दो रीजन से मिलता है, एक डिसोसिएशन से है, दूसरा एसोसिएशन से। अब देखियो, एसोसिएशन में कहता है कुछ सर्टेन सॉल्यूट पार्टिकल्स है जिसको हम लोग नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिजॉल्व करेंगे बच्चा, तो क्या होता है, वो डायमर का फॉर्मेशन करता है। डायमर का फॉर्मेशन या ट्राइमर, टेट्रामर, पेंटामर का फॉर्मेशन करता है। देखो कहता है कि एसोसिएशन का मतलब क्या हो गया कि 2 मोल हम लोग सॉलिड पार्टिकल्स को वाटर में डिजॉल्व किए और हम देख रहे हैं कि हमको 1 ही मोल सॉलिड पार्टिकल्स मिला। इसका मतलब वो आपस में क्या होता है, बाइंड अप कर जाता है, चिपक जाता है। चिपकने का रीज़न है कि हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। इसका जनरल एग्जांपल है कार्बोक्सिलिक एसिड में एसिटिक एसिड है, इथेनोइक एसिड है, बेंजोइक एसिड है, ये सब डायमर, ट्राइमर, टेट्रामर का फॉर्मेशन करता है। कहता है कुछ सर्टेन सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स जो है उसको हम लोग नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिजॉल्व करेंगे तो वो डायमर का फॉर्मेशन करता है। तो डायमर का फॉर्मेशन करता है मतलब सॉलिड पार्टिकल्स मान लो 2 मोल लिए, हमको मिला कितना 1 मोल। तो हम लोग जानते हैं कि जब 1 मोल मिलेगा तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड करता है किस चीज़ पर, नंबर ऑफ मोल पर डिपेंड करता है। नंबर ऑफ मोल जब घट जाएगा तो ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। और मोलर मास क्या होगा बच्चा, मोलर मास इंक्रीज कर जाएगा। मोलर मास इंक्रीज कर जाएगा। हम आपको बताए हैं डिसोसिएशन के केस में क्या होता है, ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ता है और मोलर मास क्या होता है बच्चा, घटता है। और एसोसिएशन के केस में क्या होगा, ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी घटेगा और मोलर मास क्या होगा, बढ़ेगा, इंक्रीज कर जाएगा। तो चलो हम लोग देखते हैं किसको, एसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स को देखते हैं बच्चा। एसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स को देखो। एसोसिएशन ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स में कहता है कि बहुत सर्टेन सॉल्यूट पार्टिकल्स डिजॉल्व इन नॉन पोलर सॉल्वेंट to form डायमर, इसी को बोलते हैं डायमेराइजेशन। डायमर या ट्राइमर, टेट्रामर इटीसी का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, तो इस केस में हम लोग क्या करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे देखो एसिटिक एसिड है, इसमें जनरली एसिटिक एसिड या बेंजोइक एसिड पार्टिसिपेट करता है। मतलब कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो होगा वो पार्टिसिपेट करेगा।
मतलब कार्बोक्जिलिक एसिड इसमें पार्टिसिपेट करता है बच्चे। तो अब देखो हम क्या करते हैं, कार्बोक्जिलिक एसिड लेते हैं। कहता है कि इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड dissolve in benzene, dissolve in benzene to form dimer, to form dimer। और ये डायमर जो होगा इसमें क्या फॉर्म करेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। डायमराइजेशन जैसे एसिटिक एसिड का होगा तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होगा, डिक्रीज कर जाएगा, मोलर मास क्या होगा बच्चा, बढ़ जाएगा। वही देखते हैं। देखो अब जैसे देखो एसिटिक एसिड 2 मोल CH3COOH, ज्यों ही इसको हम लोग बेंजीन के साथ एसोसिएट कराएंगे, एसोसिएशन होगा, इसका एसोसिएशन होगा तो 1 मोल CH3COOH होल 2 का फॉर्मेशन करेगा। ये क्या बन गया बच्चा, डायमर। ये क्या बना, डायमर। अब देखो हम इसका डायमर बनाते हैं जैसे, तो डायमर जो फॉर्म करेगा CH3 C डबल बॉन्ड OH, CH3 OH डबल बॉन्ड O, ये हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन किया। ये क्या है, फॉर्मेशन करेगा बच्चा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड। इसको क्या बोलता हूँ, हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड। अब देखो यहाँ पर नॉर्मल मोलर मास जो है एसिटिक एसिड का, नॉर्मल मोलर मास, नॉर्मल मोलर मास कितना हो जाएगा बच्चा, 60। और एबनॉर्मल मोलर मास कितना हो जाएगा, एबनॉर्मल मोलर मास कितना हो जाएगा, 120। देखो ना यहाँ पर कितना है 60, यहाँ पर कितना है 60 × 2 120 हो जाएगा ना। तो इसका मतलब क्या हो गया, देखो 2 मोल लिया था, कितना मोल बना, 1 मोल बना। और हम लोग जानते हैं कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड करता है किस चीज़ पर, नंबर ऑफ मोल। यहाँ पर नंबर ऑफ मोल घट रहा है तो इसका मतलब ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होगा, घटेगा, लेकिन मोलर मास क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा बच्चे। तो इस पॉइंट को हम लोग लिख सकते हैं, इस साइड में लिख देता हूँ। एसोसिएशन के केस में क्या हो रहा है कि ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज डिक्रीज। एसोसिएशन के केस में हो रहा है ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिक्रीज करेगा और ऑब्जर्व्ड मोलर मास इज इंक्रीज करेगा, क्योंकि एक दूसरे का बच्चा रेसिप्रोकल है। ये डायमर का फॉर्मेशन किया, ट्राइमर का भी फॉर्मेशन कर सकता है। तो एबनॉर्मल मोलर मास मतलब इफेक्ट होगा। अब इसको दिमाग में सेट करो। देखो एबनॉर्मल मोलर मास जो होता है ना, तो जो एक्चुअल मोलर मास होगा और जो हम लोग एक्सपेक्ट करेंगे मोलर मास, उस दोनों बराबर नहीं होगा। मतलब ऑब्जर्व्ड मोलर मास इज़ नॉट इक्वल टू कैलकुलेटेड मोलर मास होगा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चा, एबनॉर्मल मोलर मास बोलते हैं। एबनॉर्मल मोलर मास का मतलब हो गया ऑब्जर्व्ड मोलर मास, और कैलकुलेटेड मोलर मास क्या होगा, इज़ नॉट इक्वल टू होगा, तो उसको हम लोग बच्चा क्या बोलेंगे, एबनॉर्मल मोलर मास। और एबनॉर्मल मोलर मास जनरली हमको मिलता है या तो डिसोसिएशन से या तो एसोसिएशन से। यदि डिसोसिएशन होगा तो उस केस में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होगा, ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा, और मोलर मास क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। एसोसिएशन के केस में क्या हो रहा है, नंबर ऑफ मोल घट रहा है। जब नंबर ऑफ मोल डिक्रीज कर जाएगा तो ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होगा बच्चा, डिक्रीज कर जाएगा। लेकिन मोलर मास रेसिप्रोकल है तो मोलर मास बढ़ जाएगा। तो दिमाग में सेट कर लो, डिसोसिएशन होगा तो ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ेगा, मोलर मास घटेगा। बट इन केस ऑफ एसोसिएशन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिक्रीज करेगा, मोलर मास क्या होगा, इंक्रीज करेगा। तो यही है बच्चा एबनॉर्मल मोलर मास। अब हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं बहान्ट हॉफ फैक्टर के बारे में। चलो इसको राइट डाउन करो। चलो
इसको लिख लिए। चलो अब हम लोग भांट ऑफ फैक्टर के बारे में पढ़ते हैं, क्योंकि एबनॉर्मल मोलर मास से ही भांट ऑफ फैक्टर भी इसी को मेजर करता है। अब जो हम लोग हैं ना बच्चा, स्टडी करेंगे किसके बारे में? भांट ऑफ फैक्टर के बारे में। देखो भांट ऑफ फैक्टर, आज हम लोग स्टडी करेंगे किसके बारे में? भांट ऑफ फैक्टर के बारे में। देखो बच्चा, भांट ऑफ फैक्टर को कहा जाता है, भांट ऑफ फैक्टर को स्मॉल आई से रिप्रेजेंट करते हैं। भांट ऑफ फैक्टर क्या करता है? टू अकाउंट फॉर द एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन और एसोसिएशन। ये जनरली मेजर करता है किसके बारे में? डिसोसिएशन और एसोसिएशन के बारे में। कहता है कि भांट ऑफ फैक्टर आई मेजर द इफेक्ट ऑफ सॉलिड पार्टिकल इन ए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी लाइक रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में बच्चा मेजर करता है। तो भांट ऑफ फैक्टर के बारे में हम लोग जो कैलकुलेट करेंगे, देखो भांट ऑफ फैक्टर इट इज रिप्रेजेंटेड एज स्मॉल आई। देखो इसको हम लोग किस चीज़ से रिप्रेजेंट करते हैं बच्चा? स्मॉल आई से। और कहता है इसको टू अकाउंट फॉर द एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन और एसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। मतलब भांट ऑफ फैक्टर जनरली मेजर करता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ा कि घटा, इसी को मेजर करता है भांट ऑफ फैक्टर। दिमाग में सेट करो, भांट ऑफ फैक्टर जनरली मेजर करता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ा कि घटा किसी भी सॉल्यूशन में। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ा कि घटा, इसी को मेजर करता है कौन? भांट ऑफ फैक्टर। ठीक है, तो लिख लो इसको। अब नेक्स्ट पॉइंट में देखो, भांट ऑफ फैक्टर आई इज ए measure of the effect of the solute particles on colligative property like relative lowering of vapor pressure, elevation of boiling point, comma, depression of freezing point, and osmotic pressure ऑफ द सॉल्यूशन या ऑफ ए सॉल्यूशन, इसी के बारे में मेजर करता है। समझ में आया?
तो वांट ऑफ फैक्टर जो है ये एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन और एसोसिएशन को मेजर करता है। मतलब किसी भी सॉल्यूशन में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कितना टाइम्स घटा या कितना टाइम्स बढ़ा, इंक्रीज किया या डिक्रीज किया, इसी को मेजर करता है वांट ऑफ फैक्टर। ठीक है, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी 4 था तो उसका ये मॉडिफाइड फॉर्म हो जाता है वांट ऑफ फैक्टर से यदि हम मल्टीप्लाई कर देते हैं बच्चा। ठीक है, तो हम लोग 1 बाय 1 करके वांट ऑफ फैक्टर को कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से मैच करते हैं। चलो ठीक है, इसको इरेज कर रहा हूँ। अब देखो कहता है मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का, मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। देखो बच्चे, मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। फर्स्ट नंबर में देखो बच्चे हम लोग पढ़े हैं कि रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो हम लोग इसमें पढ़े थे P0A माइनस P डिवाइडेड बाय P0A इक्वल्स टू I इंटू XB। सिर्फ क्या किए, इसमें हम लोग स्मॉल I से मल्टीप्लाई करते, मॉडिफाइड फॉर्म हो गया कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का। सेकेंड पॉइंट में देखो, सेकेंड पॉइंट में हम लोग पढ़े थे एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तो इसमें हम लोग पढ़े थे बच्चा डेल्टा TB इक्वल्स टू I से मल्टीप्लाई कर दो KB इंटू स्मॉल m। और थर्ड नंबर में देखो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। इसको हम लोग बच्चे लिख सकता हूँ डेल्टा TF इक्वल्स टू I इंटू KF इंटू M। और ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं KB और KF। और फोर्थ नंबर में देखो ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। बच्चे इसको हम लोग पाई से रिप्रेजेंट करते हैं, पाई इक्वल्स टू ICRT, पाई इक्वल्स टू ICRT। और C क्या है, नंबर ऑफ मोलारिटी है, उसको हम लोग नंबर ऑफ मोल डिवाइडेड वॉल्यूम से डिवाइड करके निकाल सकते हैं। अब देखो ये मॉडिफाइड फॉर्म हो गया वांट ऑफ फैक्टर से रिलेट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। इसको लिखो, चलो ठीक है बच्चे, इसको हम इरेज कर रहा हूँ अब। चलो अब देखो एक्चुअल में वांट ऑफ फैक्टर को जो हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी लिख दिए। वांट ऑफ फैक्टर जो होता है I इक्वल्स टू होता है टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स बिफोर डिसोसिएशन और एसोसिएशन। ठीक है, देखो वांट ऑफ फैक्टर स्मॉल I इक्वल्स टू होता है टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन या एसोसिएशन, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स बिफोर डिसोसिएशन या एसोसिएशन। और देखो I इक्वल्स टू होता है बच्चे I इक्वल्स टू नॉर्मल मोलर मास डिवाइडेड बाय
एबनॉर्मल मोलर मास, और I इक्वल्स टू होता है ऑब्जर्व्ड कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी डिवाइडेड बाय कैलकुलेटेड कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी बच्चे होता है। ठीक है, ये 3 फार्मूला से हम लोग काम चला लेंगे। इसको राइट डाउन करो। चलो ठीक है, इसको इरेज कर रहा हूँ। अब देखो बच्चे, अब है क्या, I का वैल्यू हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसको रिलेट करेंगे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और एसोसिएशन से भी कैलकुलेट करेंगे। और हम लोग एबनॉर्मल मोलर मास में डिसोसिएशन और एसोसिएशन को देख चुके हैं बच्चे। अब देखो है क्या बच्चा, I का वैल्यू जो होता है, देखो फर्स्ट पॉइंट में जो भी नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट लाइक, जैसे देखो बच्चे यूरिया है, ठीक है, ग्लूकोज है, ग्लूकोज है, फ्रुक्टोस है, कैन शुगर, इथाइलिन ग्लाइकॉल, ग्लिसरीन, ये सब नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। नॉन इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या है, नहीं इसका डिसोसिएशन होगा ना इसका एसोसिएशन होगा। नॉन इलेक्ट्रोलाइट मीन्स इसको एक्वस मीडियम में डिजॉल्व भी कर देंगे तो नाइदर डिसोसिएशन नॉर एसोसिएशन टेक्स प्लेस। इसका मतलब जो भी नॉन इलेक्ट्रोलाइट मॉलिक्यूल्स है ये, इसका डिसोसिएशन नहीं होगा, नाइदर डिसोसिएशन नॉर एसोसिएशन इसका होगा। जब डिसोसिएशन और एसोसिएशन कुछ भी नहीं होगा बच्चा, तो उस केस में भांट ऑफ फैक्टर I का वैल्यू क्या होगा, 1। हमेशा आपको याद रखना है, यदि कहीं पर भी नॉन इलेक्ट्रोलाइट दिया हुआ हो, मतलब जिसका डिसोसिएशन और एसोसिएशन नहीं होगा, इन दैट केस द वैल्यू ऑफ भांट ऑफ फैक्टर I इक्वल्स टू 1 होगा। ठीक है बच्चे, चलो इसको मैं हटा रहा हूँ क्योंकि हमको डिसोसिएशन बताना है। चलो अब देखो, अब हम डिसोसिएशन और एसोसिएशन के केस में भांट ऑफ फैक्टर को कैलकुलेट करने का कोशिश करता हूँ। ठीक है, देखो हम लोग लेते हैं डिसोसिएशन एबनॉर्मल में देख चुके हैं, एबनॉर्मल मोलर मास में डिसोसिएशन को। डिसोसिएशन यदि होगा ना, यदि 100% डिसोसिएशन होगा, इसका मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फ़ा का वैल्यू 1 होता है। याद रखना हमेशा, जब 100% डिसोसिएशन होगा, इन दैट कंडीशन अल्फ़ा इक्वल्स टू 1। अल्फ़ा मीन्स क्या, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और एसोसिएशन के बारे में हम बात कर रहा हूँ। ठीक है, अब देखो डिसोसिएशन में लेते हैं, यदि क्या हो जाए, इफ़ 100% डिसोसिएशन, 100% डिसोसिएशन मतलब है इफ़ 100% डिसोसिएशन यदि होगा, द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा शुड इक्वल्स टू 1। यहाँ पर अल्फ़ा क्या है, इसको वैल्यू हम देखेंगे। अल्फ़ा इक्वल्स टू क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या एसोसिएशन है। ठीक है बच्चे, इसको हम लोग मैनुअली भी देखते हैं और फिर अल्फ़ा से रिलेट भी करके देखेंगे। अब जैसे देखो बच्चे, हम लोग सोडियम क्लोराइड को लेते हैं, NaCl है, इसको ज्यों ही एक्वस मीडियम में डिजॉल्व करेंगे तो 100% डिसोसिएट होगा। ये 100% डिसोसिएट होगा तो Na प्लस Cl माइनस में डिसोसिएट कर जाएगा। इसको विदाउट हम लोग अल्फ़ा अभी देखते हैं। इसमें देखो क्या होगा, भांट ऑफ फैक्टर I इक्वल्स टू क्या बताए हैं, नंबर ऑफ मोल, टोटल नंबर ऑफ मोल आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल बिफोर डिसोसिएशन और एसोसिएशन। तो जब ये डिसोसिएट कर गया तो कितना मोल है, 1 मोल प्लस 1 मोल, तो 2 हो गया। अब भागा डिवाइडेड बाय कितना है, बिफोर डिसोसिएशन 1 है, 2 से डिवाइड कर दो तो कितना आ गया, 2। फार्मूला से भी हम लोग कैलकुलेट कर लिए। अब देखो हम लोग यदि इसको I से इसको कोरिलेट कर रहे हैं, मतलब
डिग्री ऑफ डिसोसिएशन से इसको हम लोग देख रहे हैं, अल्फ़ा से कैलकुलेट करके देख रहे हैं। और तुमको हम बताए हैं जबकि 100% डिसोसिएशन होगा तो अल्फ़ा का वैल्यू बच्चे क्या होता है 1। अब इसी NaCl को इक्विलिब्रियम का कंसेप्ट लगा के दिखाते हैं। देखो एक्वस मीडियम में इसको डिजॉल्व कर दिए तो Na प्लस, अब प्लस Cl माइनस में डिसोसिएट किया। इक्विलिब्रियम का कंसेप्ट में देखो एट इनिशियली देखो कितना मोल है, यहाँ 1 है तो इधर क्या होगा 0 0। और एट इक्विलिब्रियम कंसेप्ट लगाएंगे, एट इक्विलिब्रियम ये अल्फ़ा हो जाएगा अल्फ़ा, और इधर क्या हो जाएगा 1 माइनस अल्फ़ा हो जाएगा। अब देखो I इक्वल्स टू टोटल नंबर ऑफ मोल इस सॉल्यूशन में कितना है 1 माइनस अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 1, क्योंकि इनिशियल में कितना है 1। अब देखो इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा I इक्वल्स टू क्या होगा 1 प्लस अल्फ़ा डिवाइडेड बाय 1, तो कितना हो जाएगा 1 प्लस अल्फ़ा। और हम आपको बताएं कि अल्फ़ा का वैल्यू 1 होता है कब, जब 100% डिसोसिएशन हो जाएगा। तो देखो अल्फ़ा का वैल्यू यहाँ पर हम लोग क्या यूज़ करेंगे 1, तब I इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 1 प्लस 1 बराबर कितना, देखो इससे भी तो 2 ही आ गया, और ऐसे भी मैनुअली किए तो 2 आया, अल्फ़ा लगाए तो 2 भी 2 आया। समझ में आया बच्चे? इसको राइट डाउन करो। चलो मैं दूसरा एग्जांपल दिखाता हूँ तुमको। चलो CaCl2 का लेते हैं, कैल्शियम क्लोराइड, यह भी 100% डिसोसिएट कर जाएगा। कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 इसको भी एक्वस मीडियम में डिजॉल्व करो तो क्या हो जाएगा Ca2 प्लस प्लस 2Cl माइनस। अब देखो I इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 1 प्लस 2 3 हो जाएगा, डिवाइडेड 1 कितना आ गया 3। और यदि हम लोग इक्विलिब्रियम का कंसेप्ट लगाएं तो देखो एट इनिशियली कितना है, यहाँ पर 1 मोल है, इधर क्या होगा 0 0। एट इक्विलिब्रियम क्या होगा, एट इक्विलिब्रियम ये हो जाएगा अल्फ़ा, और ये हो जाएगा 2 अल्फ़ा, ये हो जाएगा 1 माइनस अल्फ़ा। यहाँ पर देखो I इक्वल्स टू क्या होगा 1 माइनस अल्फ़ा प्लस 2 अल्फ़ा डिवाइडेड बाई 1। अब यहाँ पर बच्चे देखो क्या ये अल्फ़ा अल्फ़ा कैंसिल हो जाएगा, कितना हो गया 1 प्लस 2 अल्फ़ा। और हम आपको बताएं यदि 100% डिसोसिएशन होता है द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा इक्वल्स टू 1, ये क्या हो जाएगा 1 प्लस 2 इंटू 1 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 3। मैं बताया हूँ जब 100% डिसोसिएशन बच्चे होता है तो इस कंडीशन में अल्फ़ा का वैल्यू कितना होता है 1। तो आपको शायद समझ में आ रहा होगा। I का वैल्यू मैनुअली भी कैलकुलेट कर डायरेक्ट फार्मूला लगाए, अल्फ़ा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन लगाए, वैल्यू वही आएगा। चलो ये तो हमको लगता है समझ में आ गया होगा आपको। एक और देखो, जैसे देखो हम लोग देखते हैं Al2SO4 होल थ्राइस है। एक्वस मीडियम में ज्यों ही इसको रखोगे 2Al3 प्लस 3SO4 2 माइनस बनेगा। इसमें I का वैल्यू कितना होगा, देखो 3 प्लस 2 कितना होगा 5 डिवाइडेड 1 है, कितना आया 5। यदि हम लोग इसको इक्विलिब्रियम लगाए तो ये 1 हो जाएगा, इधर 0 होगा, ये 0 होगा, ये 3 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा, और इधर हो जाएगा 1 माइनस अल्फ़ा। I इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 1 माइनस अल्फ़ा प्लस 2 अल्फ़ा प्लस 3 अल्फ़ा डिवाइडेड में कितना होगा बच्चा 1। अब देखो यहाँ पर ये 2 अल्फ़ा और 1 अल्फ़ा कितना होगा 1 अल्फ़ा अब प्लस 3 अल्फ़ा 1 प्लस 4 अल्फ़ा हो जाएगा। और हम आपको बताए हैं कि जब 100% डिसोसिएशन होता है तो अल्फ़ा का वैल्यू 1 होता है, कितना हो जाएगा 5। शायद ये समझ में आ गया होगा आपको। एक और दिखाता हूँ K4FeCN होल 6। अब देखो इसको भी यदि आप एक्वस मीडियम में डिजॉल्व करोगे तो इनऑर्गेनिक सॉल्ट है, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। 4K प्लस FeCN होल 6 का पावर 4 माइनस, यहाँ पर भी देखो I का वैल्यू कितना हो जाएगा 4 प्लस 1 बराबर 5 हो जाएगा। शायद आपको समझ में आ गया होगा। और एक बात अब समझो, सब जगह देखो क्या देख रहा है कि I का वैल्यू ग्रेटर देन 1 है। यदि नॉन इलेक्ट्रोलाइट होगा I का वैल्यू 1 होगा, जब डिसोसिएशन होगा I का वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगा। बच्चे आपको याद रखना है
इन केस ऑफ डिसोसिएशन जब होगा बच्चा, डिसोसिएशन जब होगा, इस केस में बच्चा आई का वैल्यू हमेशा, आई का वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगा। ऑब्जेक्टिव में पूछता है आई का वैल्यू बच्चे कितना होगा, ग्रेटर देन 1 होगा। मीन्स डिसोसिएशन के केस में क्या होगा बच्चे, आई का वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगा। ये आपको रिमेंबर करना, क्योंकि देख रहा है सब जगह आई का वैल्यू हमेशा क्या हो रहा है, ज़्यादा ही आ रहा है 1 से। तो जब डिसोसिएशन होगा, इन दैट कंडीशन द वैल्यू ऑफ आई ग्रेटर देन 1 होगा। एसोसिएशन में क्या होगा, लेस देन 1 होगा। राइट डाउन करो इसको, हमको लगता है ये समझ में आ गया होगा आपको। चलो ठीक है, इसका हम एक जनरल इक्वेशन बना देते हैं। देखो एक जनरल इक्वेशन डिसोसिएशन का देख लेते हैं। जनरल इक्वेशन को जनरल यूज मत करना तुम लोग, क्योंकि मैं निकालने तो तुमको बता दिया किस तरह से निकाला जाता है। एक जनरल इक्वेशन हम लोग इसको ले सकते हैं इस तरह से, जैसे देखो ए एन है, इसको एक्वस मीडियम में डिजॉल्व कर दिए, ये क्या हो जाएगा, एन ए में ब्रेक कर जाएगा। यदि ये 1 है तो ये 0 है, ये एन अल्फ़ा होगा तो 1 माइनस अल्फ़ा होगा। यही कंसेप्ट है। आई इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, देखो बच्चा 1 माइनस अल्फ़ा प्लस एन अल्फ़ा डिवाइडेड बाय 1 हो जाएगा। इसको हम लोग लिख सकते हैं आई माइनस 1 इक्वल्स टू अल्फ़ा कॉमन ले लो तो क्या हो जाएगा, एन माइनस 1 हो जाएगा। देयरफॉर अल्फ़ा इक्वल्स टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, आई माइनस 1 डिवाइडेड बाय एन माइनस 1। ये जनरल फार्मूला तुमको मैं बना दिया। वैसे इसको यूज मत करना, क्योंकि हम आपको बता दिए हैं डिसोसिएशन से कैसे निकालते हैं। ठीक है बच्चा, इसको लिख लो। अब हम लोग एसोसिएशन के बारे में चर्चा करेंगे। चलो ठीक है बच्चा, हटा रहा हूँ इसको। अब देखो हम एबनॉर्मल मोलर मास में एसोसिएशन को देख चुके हैं। एसोसिएशन में क्या होता था, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी घटता था, मोलर मास बढ़ता था। एसोसिएशन के केस में देखो क्या होगा। अब एसोसिएशन में आई का वैल्यू याद रखना हमेशा लेस देन 1 होता है। एसोसिएशन के केस में आई का वैल्यू क्या होगा, लेस देन 1 होगा। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या था, एसिटिक एसिड को लेते हैं। अब देखो 2 मोल एसिटिक एसिड था, CH3COOH था। इसको जैसे ही नॉन पोलर सॉल्वेंट, याद रखना वाटर मत डाल देना यहाँ पर बेंजीन को डालना, नॉन पोलर सॉल्वेंट डालते हैं, नॉन पोलर। यहाँ भी क्या हो रहा है, 100% एसोसिएशन हो रहा है, 100% एसोसिएशन हो रहा है, जुट जा रहा है। तो फॉर्म करता है 1 मोल CH3COOH का होल 2। ठीक है बच्चे। और मैं आपको अभी तुरंत बताया था कि ये डायमर का फॉर्मेशन करता है विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। यही था डायमर, CH3 डबल बॉन्ड OOH, ये हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करता था बच्चे। ये क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड है, ये डायमर का फॉर्मेशन करता है। ये हम लोग अभी देख चुके थे। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हमको ये 1 मोल है, ये 2 मोल है। बॉन्ड ऑफ फैक्टर आई इक्वल्स टू लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ मोल, टोटल नंबर ऑफ मोल आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन कितना बना, 1, और नंबर ऑफ मोल बिफोर डिसोसिएशन और एसोसिएशन कितना है, 2। तो 1/2 0.5 आ गया। यदि इसको हम लोग अल्फ़ा से कोरिलेट करें तब देखो बच्चा क्या होगा, 2 मोल CH3COOH से फॉर्म करता है 1 मोल CH3COOH का होल 2। यदि ये 1 मोल लेते हैं ये 0 हो जाएगा। इक्विलिब्रियम लेते हैं एट इक्विलिब्रियम में देखो, यदि ये इसको हम लोग अल्फ़ा/2 लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस अल्फ़ा। आई इक्वल्स टू देखो बच्चे क्या हो जाएगा, 1 माइनस अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा/2 डिवाइडेड बाय 1। आई इक्वल्स टू हम लोग लिख सकते हैं 2 प्लस अल्फ़ा/2। ठीक है, और सॉरी माइनस होगा यहाँ पर, 2 माइनस अल्फ़ा/2, ये हो जाएगा 2 माइनस अल्फ़ा/2। और हम लोग जानते हैं जब 100% एसोसिएशन होगा
100% जब एसोसिएशन होता है बच्चा तो अल्फ़ा इक्वल्स टू क्या होता है 1। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं I बराबर 2 माइनस 1/2। ये कितना हो जाएगा 2, ये हो जाएगा, ये टोटल का 2 है, टोटल का 2 है, 2 माइनस 1/2, ये कितना आ गया 1/2 मतलब 0.5। अब देखो एसोसिएशन में बच्चा क्या हो गया, घट गया, तो इसको आप लोग याद रखोगे। अब देखो बच्चा कुछ हम लोग न्यूमेरिकल कर लेते हैं इस पर, भांट ऑफ फैक्टर का, ठीक है। तो चलो इसको मैं इरेज कर रहा हूँ। अब देखो कुछ न्यूमेरिकल है उसको हम लोग कर लेते हैं। हमको लगता है शायद आपको समझ में आ गया होगा, भांट ऑफ फैक्टर भी और एबनॉर्मल मोलर मास भी शायद आपको समझ में आ गया होगा। नहीं आया होगा तो आप इसको रिपीट करके वीडियो को देखना। देखो एक क्वेश्चन हम लिख रहे हैं, देखो क्वेश्चन है कि डिटरमाइन द ऑस्मोटिक प्रेशर, डिटरमाइन द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन prepared by dissolving 25 milligram of K2SO4 in 2 liter of water at 25 degrees Celsius, assuming that it is completely dissociated बच्चे, ठीक है। पॉज करके बनाओ इसको। देखो हमको क्या पूछ रहा है इसमें, हमको ऑस्मोटिक प्रेशर पूछ रहा है। देखो बच्चे, तो हम लोग जानते हैं क्या, यहाँ पर वेट ऑफ सॉल्यूट देखो कितना दिया हुआ, वेट ऑफ सॉल्यूट दिया हुआ है 25 मिलीग्राम। इसको ग्राम में कन्वर्ट करोगे तो 25 गुना 10⁻³ ग्राम हो जाएगा। और मोलर मास हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं बच्चा, मोलर मास ऑफ K2SO4 कितना हो जाएगा 39 × 2 + 32 + 64, इसको ऐड करो 174 के आसपास आएगा, 174 आएगा। ये आ गया आपको 174 ग्राम। और हम लोग जानते हैं भांट ऑफ फैक्टर बराबर ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल्स टू पाई इक्वल्स टू क्या होता है ICRT, या हम लोग इसको लिख सकते हैं पाई इक्वल्स टू IN/VRT लिख सकता हूँ। अब N क्या है, नंबर ऑफ मोल है, N क्या हो गया नंबर ऑफ मोल। देखो इसमें भांट ऑफ फैक्टर का वैल्यू कितना होगा बच्चे, K2SO4 है, इसको डिसोशिएट कर दो तो 2K + SO4 2- में डिसोशिएट होगा। I का वैल्यू कितना हो जाएगा 3, यहाँ लिखो 3 × N क्या हो गया है, वेट ऑफ सॉल्यूट है, तो वेट ऑफ सॉल्यूट कितना 25 गुना 10⁻³ डिवाइडेड मोलर मास कितना 174 × वॉल्यूम कितना है 2 लीटर है, वॉल्यूम कितना है 2 लीटर है, तो 2 रखो, 2 लीटर इंटू आर का वैल्यू कितना 0.0821 इंटू टेम्परेचर देखो कितना है 25 डिग्री है, तो टेम्परेचर को केल्विन में कन्वर्ट करो, 25 डिग्री सेल्सियस और 25 + 273, ये कितना हो जाएगा 298 इंटू 298 से कैलकुलेट कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। इसको कैलकुलेट करने के बाद जो आएगा वही ऑस्मोटिक प्रेशर होगा। इसको कैलकुलेट करो, कैलकुलेट करने के बाद 5.27 × 10⁻³ ATM के आसपास आता है बच्चे। चलो इसको राइट डाउन करो।
दो न्यूमेरिकल और मैं बताता हूँ। चलो ठीक है, इसको इरेज कर रहा हूँ। अब देखो एक क्वेश्चन और है, कहता है एट ए पार्टिकुलर टेम्परेचर ऑर्डर ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर को अरेंज करो। एट ए पार्टिकुलर टेम्परेचर at a particular temperature which will have maximum osmotic pressure, देखो 1 मोलारिटी है Al2SO4 होल थ्राइस का, कॉमा 1 m Na2SO4 का है और 1 m NaCl है। अब देखो सबका मोलारिटी 1 है, तो सिर्फ I का वैल्यू कैलकुलेट कर लो। इसमें देखो I का वैल्यू कितना होगा, 3 2 5, इसमें I का वैल्यू कितना होगा 3, इसमें I का वैल्यू कितना होगा 2। तो जिसका I का वैल्यू ज़्यादा होगा उसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा होगा, क्योंकि मोलारिटी सबका तो सेम है, R भी सेम होगा, T भी सेम होगा। इसका मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर जो है देखो किसका ज़्यादा होगा, जिसका 5 होगा। ऑस्मोटिक प्रेशर सबसे ज़्यादा होगा किसका, Al2SO4 होल थ्राइस का, ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर Na2SO4 का होगा, ग्रेटर देन पाए ऑस्मोटिक प्रेशर NaCl का होगा। ठीक है बच्चे, इसको राइट डाउन करो। लास्ट न्यूमेरिकल एक और है वो बता देता हूँ, चलो इसको राइट डाउन करो। अब देखो एक और न्यूमेरिकल है, यदि परसेंटेज दे दिया जाए, m को चेंज कर दिया जाए तब क्या करोगे। देखो अब देखो एक और न्यूमेरिकल लेता हूँ, ऑर्डर अरेंज। देखो ऑर्डर अरेंज ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर 1%। देखो परसेंटेज आ गया, 1% ग्लूकोज है, C6H12O6 है, ठीक है, कोमा 1% KCl है और 1% K2SO4 है। देखो बच्चे उसमें तो 1 m था, तो हम लोग भांट ऑफ फैक्टर को कैलकुलेट करके देख, इसमें ऐसा नहीं होगा। 1% का मतलब क्या, 1 ग्राम डिजॉल्व 100 ml में। यहाँ क्या करते हैं, पहले सबका मोलारिटी निकाल लो। इसका मोलारिटी देखो बच्चा क्या हो जाएगा, m बराबर 1 ग्राम गुना 1000 डिवाइडेड बाय मोलर मास ग्लूकोज का 180 इंटू 100 ml हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा 1/18। 1/18 को डिवाइड करोगे तो शायद आएगा, 1/18 को हम लोग डिवाइड करेंगे तो 0.05 आता है, 0.055। इसका m देखो कितना होगा, 1 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय KCl का मॉलिकुलर मास होता है 74.5 इंटू 100। इसमें देखो m इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 1 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय K2SO4 का 174 होता है इंटू 100। ये सब को कैलकुलेट करो बच्चा कितना होता है m का वैल्यू। यदि हम लोग कैलकुलेट करें तो KCl का आएगा 0.268, 100 डिवाइडेड बाय 745। देखो इसको कैंसिल कर दोगे तो ये पॉइंट फिर चला जाएगा ऊपर, ये 100 डिवाइडेड बाय 745 हो जाएगा। और इसमें भी देखो ये 2 0 कैंसिल हो जाएगा, तो 100 डिवाइडेड बाय कितना होगा, 174 होगा। और R का तो वैल्यू लगभग सबका सेम होगा, तो पाई बराबर क्या होता है, ICRT। इसमें I का वैल्यू कितना होगा 1, 0.055, इसका वैल्यू उतने आएगा 0.055।
अब इसमें देखो KCl के केस में I का वैल्यू कितना होगा 2, बता दिया हूँ मैं, बार बार क्या लिखूँगा 100 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 745। और यहाँ पर देखो पाई इक्वल्स टू K2SO4 का कितना होगा एक वैल्यू 3, 100 डिवाइडेड बाई 174 इंटू 3। अब इसको कैलकुलेट करोगे तो इसका वैल्यू कैलकुलेट करके आता है KCl का 0.268 और उसका वैल्यू आएगा 0.172। अब देखो बच्चे इसमें जिसका पाई का वैल्यू किसका ज़्यादा है, पाई का वैल्यू सबसे ज़्यादा किसका है, देखो इसका है। इसका मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर KCl का सबसे ज़्यादा होगा। उसके बाद देखो पाई K2SO4 का सबसे उसके बाद होगा इंटरमीडिएट। और यहाँ पर देखो 1 से मल्टीप्लाई क्योंकि ये डिसोसिएट और एसोसिएट नहीं कर सकता है। पाई का वैल्यू उससे सबसे कम किसका होगा, ग्लूकोज का होगा, C6H12O6 का होगा। यही बच्चे ऑर्डर होगा। इसमें और सारा बहुत सारा न्यूमेरिकल है बच्चे, तो मैं कितना बताऊंगा, कुछ अपने से भी प्रैक्टिस करो, ठीक है बच्चे। तो शायद मैं अपने तरफ से सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को अच्छे से इंड करने का कोशिश किया हूं बच्चे, ठीक है। आप इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लो इस न्यूमेरिकल का। चलो अब नेक्स्ट लेक्चर में अब हम लोग देखते हैं, या तो फिजिकल केमिस्ट्री का कुछ पोर्शन लूँगा या तो सेकेंड टर्म का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में मैं आपके सामने लेकर आऊँगा। यदि आपको बच्चा ये वीडियो अच्छा लगता है, मेरा लेक्चर अच्छा लगता है, आप मुझे लाइक करते हो तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। थैंक यू बच्चे, गुड नाइट, बाय।